और हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, सीज फायर का ऐलान हो गया है, अब कहा जा रहा है कि दोनों राजी भी हैं, लेकिन सवाल ये कि इजराइल का और अमेरिका का जो मकसद था क्या वो पूरा हो गया? क्या एक्चुअल में ऐसा है कि परमाणु कार्यक्रम जो ईरान अगर चला रहा था तो वो अमेरिका ने डैमेज कर दिया है? देखिए राजीव, जो नुकसान हुआ है इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा था उसे काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। वहां पर जरा सा भी नुकसान जो है वो बड़ी चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में जबकि इतने बम दागे गए हों, चाहे वो फोर्दो की फैसिलिटी हो, चाहे अराक की फैसिलिटी हो, चाहे वो नतांज की फैसिलिटी हो, इन तमाम फैसिलिटीज को काफी नुकसान हुआ है। ईरान के लिए अगर वो कुछ डिले भी हुआ है तो उसमें काफी लंबे अरसे का डिले उसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर करने में बहुत सारा वक्त ईरान को लग जाएगा, अगर वो रिपेयर करना चाहता है तो मुझे लगता है कि यहां पर सीज फायर के साथ साथ ये भी एक बैक चैनल के अंदर इंश्योर किया जाएगा कि ईरान उस कार्यक्रम के ऊपर वापस न लौटे। और खासतौर पर इजराइल से और अमेरिका से जो एनालिस्ट के बयान सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कम से कम इसे कई साल के लिए तो पीछे धकेल ही दिया गया है। अब इसके बाद ये देखना है, क्योंकि अभी प्राथमिकता इस चीज को लेकर थी राजीव कि अभी ये लड़ाई रुकेगी कैसे। तो अभी कम से कम एक सीज फायर के ऊपर तो दोनों पक्ष सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से जुड़ा प्रणय सवाल है मेरा कि कतर की बताया जा रहा है कि मध्यस्थता की भूमिका थी, तो क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप क्यों ले रहे हैं? देखिए, इसमें किसी एक देश के बारे में कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि कतर के साथ साथ इसमें सऊदी अरब की भी भूमिका होगी, रूस की भी भूमिका होगी, अमेरिका की भी भूमिका होगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अमेरिका श्रेय इस चीज को लेकर ले सकता है कि यदि अमेरिका इजराइल के साथ में लगा रहता या इजराइल के साथ में को पूरा समर्थन देता रहता और साथ ही इसको नहीं रोकना चाहता, तो शायद इस लड़ाई को रोकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो केवल अमेरिका ही रोक सकता था। कतर ने भूमिका निभाई होगी, लेकिन कतर इतना पावरफुल नहीं है कि वो इजराइल को इस चीज के लिए रोक सके केवल अपने तय। तो इसमें बहुत सारे बैक चैनल्स हुए होंगे, उसमें कतर की भी भूमिका होगी, उसमें रूस की भी भूमिका होगी, क्योंकि इससे भी इनकार नहीं कर सकते राजीव कि ये सारा जो घटनाक्रम है बीते 24 घंटों के दौरान जिस तरीके से डिप्लोमेसी चली है, ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को पहुंचना, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करना, वहां से बयानों का आना, और उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम कल देर शाम के बाद से बीते 12 घंटों के अंदर हुआ है कि कतर के बेस के ऊपर हमला होता है, अमेरिकी बेस के ऊपर, और उसके बाद से जो है ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर फायरिंग कर लेने के बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और फिर जो है सीज फायर के लिए एक टाइमलाइन तय हो जाती है, और दोनों अभी तक उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रणय, इजराइल और अमेरिका को तो फायदा होता दिख रहा है कि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम रोक दिया, लेकिन ईरान को इसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसने खोया ही खोया है ज्यादा। देखिए, ईरान ने खोया जरूर है, लेकिन ईरान भी नहीं चाहेगा कि इस लड़ाई को वो बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ाए, क्योंकि अगर वो इतने में खो चुका है तो आगे उसके पास खोने के लिए और ज्यादा हो सकता था, क्योंकि ईरान के पास बड़ी आबादी है, करीब 9 करोड़ की ईरान की आबादी है। ईरान के ऊपर पहले से बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही मुश्किल के दौर में गुजर रही है। ऐसे में किसी भी देश के सामने देखिए, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है राजीव, लड़ाई को खत्म करना हमेशा बहुत चुनौती भरा होता है, और लड़ाई जो है वो एक एस्केलेटरी लैडर के ऊपर आपको खींचती चली जाती है, क्योंकि आपने 2 मारा, उसने 4 मारा, 4 पे आपने 8 मारा, 8 पे 16 मारा, तो इस तरीके से एस्केलेटरी लैडर के ऊपर चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। और इसके उदाहरण है अमेरिका खुद जो है वो 20 साल तक अफगानिस्तान में उलझा रहा, 2003 से लेकर वो आज तक जो है वो इराक के अंदर उलझा हुआ है। लड़ाइयों को शुरू बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उन्हें खत्म करने में बहुत लंबा और बहुत पेचीदा जो है मैकेनिज्म लगता है। जी प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो